नमस्कार। बिलिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्रदीप सिंह रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज जीव विज्ञान के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान जो विषय है इसके अंतर्गत सिर्फ जीवधारियों को पढ़ा जाता है, यानी कि वह विषय जिसमें सिर्फ जीवधारियों के बारे में पढ़ा जाता है। जीवधारी कौन होते हैं? तो ऐसे जीव जो जीवित चीजों की तरह जीवन यापन करते हैं या जीवित चीजों की तरह व्यवहार करते हैं उन्हें जीवधारी कहते हैं, अर्थात इन्हीं को सजीव भी कहते हैं। यानी कि ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सिर्फ जीवधारियों के बारे में पढ़ा जाता है, यानी सिर्फ सजीव चीजें अर्थात सिर्फ लिविंग चीजों के बारे में ही पढ़ा जाता है। इसके बाद यदि बात करें हम जीव विज्ञान के लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल होता है, तो जीव विज्ञान के लिए बाद में बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना। अर्थात जीव विज्ञान वह विषय है जिसमें लाइफ यानी जीवन की अध्ययन यानी कि पढ़ाई की जाती है। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था। अरस्तु ने दुनिया के कई सब्जेक्टों का इजाद यानी आविष्कार किया है, इनमें से एक सब्जेक्ट हमारा जीव विज्ञान भी है। अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि जीव विज्ञान में सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ जीवित चीजों के बारे में ही पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जीवित चीजें क्या होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवित हर वो चीज होती है जिसमें गति होती है। ठीक है, जो पोषण करती हो यानी अपने लिए भोजन लेती हो, और भोजन को तोड़ती हो यानी कि श्वसन भी करती हो, और साथ साथ में वह उसे अपने शरीर से बाहर भी निकालती हो यानी कि उत्सर्जन का भी काम करती हो। ऐसी दुनिया में जो सब चीजें करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की भी उनमें क्षमताएं होती हैं, यानी कि वो क्या करता हो? प्रजनन भी करता हो। ये सब जो काम करते हैं वो सब दुनिया में चीजें क्या कहलाती हैं? जीवित चीजें कहलाती हैं। आप एक कॉपी पेन ले लेना और नोट डाउन करते रहना चीजों को। ठीक है, जीव। अब जीवित चीजें क्या होती हैं? तो मैंने आपको बता दिया, जो गति करती हैं, जिनमें पोषण होता है, जो श्वसन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, प्रजनन करती हैं। प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान पैदा करना। इसके बाद में दुनिया के जो जीव होते हैं, तो मान लीजिए दुनिया में जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि जीवों को देखा जाए तो जीव दुनिया में दो तरीके के होते हैं। एक जीव वो होता है जिनका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका का बना होता है, तो उन्हें हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। यानी जिनका शरीर किसका बना होता है? एक ही कोशिका का, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव। और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सब कोशिका कहां से आ गई, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप चिंता नहीं करना, मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूं आगे के लिए। सबसे पहला, जीव कैसे बनता है। तो मान लीजिए जीव है, अब आपको ये तो पता चल गया ना कि जीव दुनिया में दो तरह के होते हैं, एक कोश के जीव और एक बहुकोश के जीव। अगर किसी जीव का शरीर एक ही कोशिका है तो वो कोशिका होगी सीधा और एक जीव होगा। अगर उस जीव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है तो बहुत सारी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं अपने जैसा जुड़कर एक समान समूह बनाती हैं जिसे हम ऊतक कहते हैं। सॉरी। ऊतक जब जुड़ते हैं तो हमारे शरीर में अंग बनते हैं, और अंग जब जुड़ते हैं तो हमारे शरीर में अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र बन के क्या निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि एक कोश के जीव और बहुकोश के जीवों में क्या अंतर है। तो एक कोश के जीवों में एक कोशिका होती है और सीधा वो जीव होता है, यानी उसमें ना तो ऊतक होते, ना उसमें अंग होते, ना अंग तंत्र होता। जबकि बहुकोश के जीवों में एक जैसी कोशिकाएं जुड़कर ऊतक बनाती हैं, ऊतक जुड़कर अंग बनाते हैं, अंग जुड़कर अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र बनकर पूरा फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें किडनी पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है, यानी किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं तुम्हें फेफड़े पढ़ाऊंगा तो फेफड़े एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन तभी बना पाओगे आप। तो अब क्या होता है, दुनिया में कोई भी जीव होता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका ही कहलाती है। यानी दुनिया के सारे जीवों का शरीर जिससे मिलकर बना होता है उसे कोशिका कहते हैं। तो जीव विज्ञान का पहला टॉपिक कोशिका ही कहलाता है, यानी जीव विज्ञान के पहले टॉपिक का नाम क्या है? कोशिका। अब आप कहोगे साहब कोशिका क्या होती है? तो यह किसी भी जीवित चीज की, यानी किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई। कैसी? सबसे छोटी इकाई जो कि
एक खुद का अपनी संरचना भी बनाती है, यानी ये संरचनात्मक भी होती है, साथ ही साथ में यह कार्य भी करती है तो क्रियात्मक भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका की परिभाषा, जीवन की सबसे छोटी इकाई जो कैसी हो? संरचनात्मक हो और क्रियात्मक हो, यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर भी हो और क्रियात्मक यानी फंक्शनल भी हो। तो दुनिया के किसी भी जीव का शरीर जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका जीव का सबसे छोटा हिस्सा होता है। और कोशिका की परिभाषा क्या होती है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक भी होती है। अब संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब ये होता है कि इसकी खुद की अपनी संरचना भी है और ये कुछ क्रियाएं भी करती है। अब संरचना कैसी होती है कोशिका को देखने के लिए, ठीक है, इससे पहले हम कोशिका के बारे में 2-3 फैक्ट और जान लेते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 में किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन आता है कि कोशिका का खोजकर्ता किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक, ठीक है, यानी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वह मृत कोशिका थी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की यदि खोज की बात करें हम, तो कोशिका इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। यानी क्वेश्चन आया आपसे, ल्यूवेनहॉक ने इसकी कोशिका की खोज कब की थी? और उन्होंने 1674 में, यानी 1665 में जीवित कोशिका पहली बार कोशिका की खोज हुई, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1674 में। अब कोशिका का अध्ययन हम सामान्यतः विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे वैसे हिंदी में तो कहते हैं कोशिका विज्ञान, लेकिन आपसे ये थोड़ी लिखने पढ़ने को आएगा कि कोशिका विज्ञान क्या होता है। आपसे आएगा कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आप आंसर लगाओगे साइटोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत एक कोशिका है। कोशिका को पढ़ने के लिए अलग से जो ब्रांच बना रखे उसे साइटोलॉजी कहते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका विज्ञान किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोशिका अपने आप में कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? तो कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद में दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कि कोशिकाएं कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये अविकसित जीवों में पाई जाती हैं। अविकसित यानी कि दुनिया के जो कम विकसित जीव हैं। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो दुनिया के कुछ विकसित जीवों में पाई जाती है। यानी सभी विकसित कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यदि हम अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना की, तो कोशिका का संरचना को हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? तो ज्यादातर हम यूकैरियोटिक कोशिका का ही अध्ययन करते हैं। किस कोशिका का? यूकैरियोटिक सेल का ही अध्ययन करते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक पादप सेल यानी जो पेड़ पौधों में पाई जाती है, और एक जंतु सेल जो सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोशिका के स्ट्रक्चर। अब आप कोशिका के स्ट्रक्चर के साथ साथ में सबसे पहले कोशिका सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सब कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने सन 1838-39 के समय आके दिया था। कोशिका सिद्धांत हमें कुछ बातें सिखाता है, इससे हमें कुछ चीजें प्रमाणित होती है, जिससे क्या है हम साइंस पढ़ने में और आसान हो जाती है। क्या कहता था कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान का? तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब दिया था? 1838 और 39 में, ठीक है। इस सिद्धांत में क्या लिखा था? इस सिद्धांत में उन्होंने 4 बातें कही थी। कंडीशन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक दुनिया का जो भी जीव है उसकी उत्पत्ति हमेशा एक कोशिका से होती है। यानी दुनिया के प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कहां से होती है? एक कोशिका से उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? किसी भी जीव का शरीर एक कोशिका और बहुत सारी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। यानी उत्पत्ति हमेशा एक ही कोशिका से होती है, लेकिन वह एक कोश की हो सकता है और बहुत सारी कोशिकाओं का भी बना हो सकता है। जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है वो एक कोश के जीव कहलाते हैं, जिनका बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है वो बहुकोश के जीव कहलाते हैं, यानी यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर,
ठीक है। इसके बाद में भले ही दुनिया में कोई भी जीव अगर इसका एक से ज्यादा कोशिकाओं का शरीर बना हो, लेकिन सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप किसी एक जीव का निर्माण होता है। चौथी बात उन्होंने कही थी कि जब बाद में कोशिका टूटती है और नई कोशिका का जब निर्माण होता है तो केंद्रक उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। अब आप कहोगे केंद्रक क्या है, तो मैं इसको आपको पहले पढ़ा देता हूं पूरा उसके कोशिका के पार्ट, फिर अच्छे से अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी स्लाइडेन एंड स्वान क्या कहते थे, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, जिनका एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशिका, जिनका बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक अगर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है तो सभी कोशिकाएं अपने आप में स्वाधीन होती है, यानी स्वतंत्र होती है, अपने काम स्वयं करती है। इससे फिर भी सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, जिससे एक जीव का निर्माण होता है। अंत में चौथा पॉइंट स्लाइडेन एंड स्वान कह रहे थे कि प्रत्येक जीव का जब नई कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी मेन एजेंट का रोल अदा करता है, जिससे कोशिका विभाजित होती है और एक नई कोशिका का निर्माण होता है और फिर फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। इतनी सी बात क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं हम कोशिका के अंग, यानी जिन्हें कहते हैं कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोशिका के अंग यानी कोशिकांग, या फिर अंग्रेजी में से कहेंगे हम सेल ऑर्गेनिज्म। अब पूरी साइंस में, जीव विज्ञान में बस यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक यदि आपको समझ में आएगा तो समझ लीजिए कि बायोलॉजी से सरल कुछ होता ही नहीं है। बायोलॉजी में अगर हम देख जाए कोशिकांग यानी कोशिका के अंग देखना है और कोशिका के अंग क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आपको बारी बारी से एक एक से कोशिका के सारे अंग सिखाऊंगा, आप सीखना मेरे साथ में, और फिर आप प्रत्येक अंग का पहले मैं एक एक लाइन में आपको काम सिखा दूंगा। इससे आपको क्या रहेगी, बहुत आसानी होगी पढ़ने में। बात करते हैं कोशिका का सबसे पहला अंग जिसे अपन कहें यानी कोशिका। कोशिका का सबसे बाहर आवरण जब हम देखते हैं तो उसे कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, यानी सेल वॉल कहलाता है। यानी जब हम कोशिका को बाहर से देखते हैं तो कोशिका में एक दीवार टाइप की दिखाई देती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये हमेशा सिर्फ पादप कोशिका में ही होती है, यानी पादपों में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। यह क्या काम करती है, तो यह पारगम्य होती है, सभी चीजों को कोशिका के अंदर जाने देती है। मतलब कोशिका के अंदर जो भी चीज सब इसी से होकर निकल के जाती है, इसे कोशिका भित्ति है। जंतुओं में तो ये होती नहीं है, होती किसमें, पादपों में। तो फिर किसकी बनी होती है, तो पादपों में ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यानी सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब क्वेश्चन आएगा पेपर में कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, पादपों की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, सेल्यूलोज की। जब मैं आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें सब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होना है, इसलिए सबसे पहले आप बायोलॉजी के इसी टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, जंतुओं में तो ये होती नहीं है। काम क्या करती है ये, इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को निश्चित आकार देना, यानी कि आकार और निश्चित आकृति देना। क्या देना, आकृति तथा आकार प्रदान करना। ये दो काम कौन के द्वारा किए जाते हैं, कोशिका भित्ति के द्वारा किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कोशिका का सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। जंतुओं में ये होती नहीं है, वनस्पतियों में ये पाई जाती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। काम क्या करती है, कोशिका को निश्चित आकार तथा आकृति प्रदान करती है और यह सभी चीजों को अंदर जाने जाती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, इसके बाद में कोशिका का दूसरा अंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका के दूसरे अंग को अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। अब मेरे साथ ही पढ़ना, 1 घंटे में आपको पूरी क्लासेस में ये सब पूरे पॉइंट सिखा दूंगा एक एक लाइन में। इसके बाद हम आगे नोट्स ले लेंगे इसके। कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो जो वनस्पति कोशिका होती है यानी पौधों की जो कोशिका होती है उसके तो ये अंदर पाई जाती है एक लेयर। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये अगर मान लीजिए मैं इसको लिख दूं यहाँ पे ये प्लांट सेल है और मैं यहाँ पे लिख दूं ये एनिमल सेल है, तो आप समझ जाओगे कि प्लांट सेल का सबसे भारी आवरण क्या होता है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर एक सेकंड लेयर होती है, उसे अपन कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं पादपों में कोशिका भित्ति के अंदर, जबकि जंतु कोशिकाओं का सबसे बाह्य आवरण क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। इतनी सी बात क्लियर है।
सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? तो सेल मेम्ब्रेन 3 लेयरों से मिलकर बनती है, पीएलपी, यानी पहली लेयर प्रोटीन, दूसरी लिपिड और तीसरी प्रोटीन, यानी कि ये 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्या काम करती है? इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब होता है ये सेमी परमिएबल होती है, यानी कि अंदर तो हर चीज को जाने देती है, लेकिन जब अंदर से पदार्थ बाहर आते हैं तो उन्हीं को आने जाने देती है जिनकी आवश्यकता उसको नहीं होती, यानी कि ये अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है कौन? कोशिका झिल्ली। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड कोशिकांग। थर्ड कोशिकांग को अपन कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलूंगी? प्रोटोप्लाज्म होता है। ये कहाँ मौजूद होता है? ये हमारी कोशिका में मौजूद होता है। हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि जीवन कहीं यदि है तो कोशिका में जीव द्रव्य में ही होता है, इसीलिए इसे फिजिकल द लाइफ, ये अपन जैसे कहें कि इसके लिए जीवन का इसे भौतिक आधार कहते हैं। यानी जीवन का भौतिक आधार क्या कहलाता है? तो जीव द्रव्य कहलाता है। इसकी खोज तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब जीव द्रव्य जो होता है ना, कोशिका में 2 जगह भरा होता है। ये हो गई हमारी पूरी कोशिका, ये हो गई हमारी केंद्रक, और ये हो गई हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि कोशिका और केंद्रक के बीच में द्रव्य भरा होता है और एक केंद्रक के अंदर भरा होता है। जो केंद्रक के अंदर भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और जो कोशिका तथा केंद्रक के बीच में भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस तरह से द्रव्य को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 भागों में। ऐसा कहा जाता है जीवन कहीं यदि होता है तो जीव द्रव्य में ही होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो जब तक कोशिका को जीव द्रव्य नहीं मिलता तब तक उसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं होती, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, यानी कि फिजिकल लाइफ जो हमारी जीवन है, भौतिक जीवन है, ये इसका आधार कहलाता है। ऐसा माना जाता है शायद जीवन कहीं है तो वो जीव द्रव्य में ही होता है। समझ में आ गया होगा आपको जीव द्रव्य। इसके बाद में बात करते हैं हम चौथा कोशिकांग। तो चौथा कोशिकांग हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, और क्वेश्चन बनेगा भी नहीं कभी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। ये कैसे? जैसे हम तरबूज को यदि काट के रख देते हैं तो जैसे हमें तरबूज जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा का वैसा बाहर से क्या दिखाई देती है हमें, एक बिल्कुल उसी के जैसे। या इसे अंदर की साइड बनाए हम, ठीक है, यदि इसे हम अंदर की साइड को बनाए ऐसे तो जैसे अगर हम इसे इस तरह से बनाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसी संरचना होती है जो कहाँ पाई जाती है? ये कोशिका द्रव्य में मौजूद होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मौजूद होती है? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये क्या काम करती है? तो अब इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले क्या होगा कि हम अपने नसिका द्वार के द्वारा यानी श्वसन मार्ग के द्वारा ऑक्सीजन ले लेंगे, ये हमारे शरीर में अंदर आ जाएगी। ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा जल्दी से जल्दी यानी कि लंग्स के द्वारा ये ऑक्सीजन जो है वो ब्लड को प्रोवाइड करा दी जाएगी, यानी कि ये ब्लड इसको ले लेगा, और ब्लड जल्दी से जल्दी इसे आरबीसी को सौंप देगा। यानी ब्लड किसको सौंप देगा? ऑक्सीजन को, आरबीसी को, और आरबीसी जल्दी से जल्दी इसे किसको दे देगी? हीमोग्लोबिन को दे देगी, और हीमोग्लोबिन जो है इसको ले जाएगा परिवहन करके और इसे कहाँ दे देगा? कोशिका में, और कोशिका में किसके पास पहुंच जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन। इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस होती है वो भोजन पाचन की। तो भोजन हमारा पाचन होने के बाद में छोटी आंत में भोजन पचता है हमारा। छोटी आंत में भोजन पचने के बाद जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो बसा होते हैं वो सब के सब ब्लड को दे जाते हैं, और इस अभिक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण अभिक्रिया। पचे हुए भोजन को ब्लड को देना स्वांगीकरण कहलाता है। ब्लड इसको दोबारा से परिवहन करके कहाँ ले पहुंच जाएगा? कोशिका तक। यानी पचा हुआ भोजन भी कहाँ आ गया? कोशिका में आ गया। ऑक्सीजन भी कहाँ आ गई? यहाँ अपने कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हमने भोजन लिया है टूटेगा, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटेंगे, फलस्वरूप हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण होगा और हमें क्या मिलेगी?
ऊर्जा मिलेगी, इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह। क्वेश्चन आता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन किससे मिल जाती है, ब्लड के थ्रू मिल जाती है, और खाना भोजन भी किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ये सब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन टूटता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें मिलती है एटीपी के रूप में। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और इस पूरी प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः दोबारा हमारे ब्लड में दे दिया जाता है, ब्लड फेफड़ों तक छोड़ देता है, फेफड़े हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एक लाइन में उनके सबके काम सिखा रहा हूं। इसके बाद में पांचवा जो हमारा सेल ऑर्गेनिज्म है उसे हम राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम किस पर लगे होते हैं, तो ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे रहते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम होता है शरीर में यानी कोशिका में किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए इसे प्रोटीन की क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं। किसको, राइबोसोम को। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक जो घनत्व में छोटे होते हैं उन्हें 70S प्रकार का कहते हैं, एक जो घनत्व में बड़े होते हैं उन्हें 80S प्रकार के कहते हैं। राइबोसोम लगे किस पर होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लगे होते हैं। अभी मैं जस्ट आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा कोशिकांग। छठवां कोशिकांग है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं ईआर। हिंदी में तो आपको दिक्कत आएगी, इसको अंत द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये हमारी कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जैसे मान लीजिए मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता हूँ, इसके ऊपर इस तरह से डॉट डॉट जैसे निशान रहते हैं कुछ, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। यानी राइबोसोम किस पर लगे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो जिस हिस्से पर लगे रहते हैं उस हिस्से को कहते हैं खुरदरा। खुरदरा मतलब होता है रफ, और ये वाला जो होता है वो स्मूथ यानी चिकना होता है। इस तरह से जो रहता है एंडोप्लाज्मिक, इसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक खुरदरा वाला, एक चिकना वाला। खुरदरे वाले हिस्से पर चूंकि राइबोसोम लगे रहते हैं, और राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे रहते हैं और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और चिकने वाला जो हिस्सा होता है इस पर वसा का निर्माण होता है। किसका, वसा का। इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजों के लिए स्थान प्रदान करता है, एक प्रोटीन निर्माण के लिए और एक वसा के लिए। लेकिन प्रोटीन निर्माण वो स्वयं नहीं करता, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम के माध्यम से होता है। क्लियर है, इसलिए राइबोसोम किसका काम करता है, प्रोटीन निर्माण का। इसके बाद में सातवां जो कोशिकांग है, सातवां कोशिकांग को अपन कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। फिर ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन है। लाइसोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। पाचक एंजाइम का मतलब होता है कि जो चीजें इसमें बाहर से आती है उनका डाइजेशन होता है यहाँ पर। तो पाचक इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, बाहर से आने वाली चीजों का पाचन करते हैं। जब लाइसोसोम को बाहर से पाचन करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये खुद को ही समाप्त कर लेती है। इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, एक एक लाइन में क्वेश्चन। पहले हम कोशिकांगों को सिर्फ एक एक लाइन में पढ़ रहे हैं, खोज किसने की, कब खोज हुई इसकी, ये सब तो बाद में पढ़ेंगे। पहले आप उसके बारे में जान तो लीजिए कि लाइसोसोम क्या होता है। अभी मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस पढ़ाऊंगा, मैंने कहा इसमें लाइसोसोम होता है, इसमें नहीं होता, तो आप कहोगे लाइसोसोम क्या होता है। तो इससे अच्छा है कि पहले इसको सीख लीजिए, फिर इसके बाद में मैं अपने आप से आपको सिखाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। अभी मुझे आपको विभाजन भी पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, पाचक एंजाइम भरे होते हैं। इन पाचक एंजाइमों का काम होता है क्या, बाहर से आने वाली चीजों का पाचन करना। जब बाहर से आने वाली चीजें पाचन करने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो खुद को ही समाप्त कर लेती है, इसीलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आठवां कोशिकांग। तो आठवें कोशिकांग को अपन कहते हैं लवक। लवक को अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिक नहीं बल्कि प्लास्टिड, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होता है। किस कोशिकाओं में होता है, पौधों की कोशिकाओं में होता है। ये जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। क्या होता है, लवक। जैसे अपन क्या कह रहे हैं, प्लास्टिड। यानी कि ये जो लवक होता है या प्लास्टिड होता है, ये फिर तीन प्रकार का होता है। एक जो पत्तियों में पाया जाता है हरे रंग का होता है, उसको कहते हैं अपन क्लोरोफिल, या इसी को कहते हैं हरित लवक, ठीक है।
एक जो जड़ों में पाया जाता है जहां कलर नहीं बनते हैं उसे कहते हैं अवर्णी लवक। ये वैसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पर कोई कलर नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में एक होता है वर्णी लवक, यानी लवक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, एक हरित लवक, एक अवर्णी लवक और एक वर्णी लवक। अब आप कहोगे साहब ये क्या काम करता है? तो हरित लवक जो होता है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण का काम करवाता है। क्या करवाता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करवाता है। आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? चिंता नहीं करना, जस्ट 1 मिनट बाद सिखा रहा हूं आपको। ये हरित लवक, इसका मुख्य घटक होता है मैग्नीशियम। क्या घटक होता है? मैग्नीशियम इसका मुख्य घटक होता है। मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि मुख्य काम तो सब यही है और इसी की वजह से पत्तियां कैसे दिखाई देती हैं? हरी। क्वेश्चन आता है पौधों की पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि इसे हरित लवक कहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, आवरणी लवक क्या होता है? ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जो पौधा जब प्रकाश से दूर वृद्धि करता है, जैसे जड़ें प्रकाश से दूर वृद्धि करती है, तो जहां कलर नहीं बनते हैं वहां आवरणी लवक होता है। इसका मतलब आवरणी मतलब नॉन कलर वाले हिस्से, ठीक है। इसके बाद में वर्णी कवक लवक मतलब होता है जी, ये क्या प्रदान करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। जैसे फूल फल में, जैसे कोई फूल है आप देखोगे कई प्रकार के फूल होते हैं, फलों के कलर होते हैं। इसके बाद में बीजों के भी कलर होते हैं। तो ये फूल फल बीज में जो कलर आते हैं वो वर्णी लवक की वजह से ही आते हैं। यानी लवक कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक यानी क्लोरोफिल, ठीक है, इसे हरित लवक भी कह देते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपने लिए क्या बनवाना? भोजन बनवाना। अब आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो देख लीजिए आप 1 मिनट के लिए। ये हमारा पौधा है, इस पौधे की ये जड़ें यानी कि हमारी रूट है जो हमेशा कहाँ रहेंगे? जमीन के अंदर। इसके बाद में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, ये इसका पत्तियों वाला हिस्सा है और इस पत्तियों को चूंकि हम हरे रंग का ही बना देते हैं, क्योंकि पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरे रंग का, तो हम भी इस पे हरे रंग का ही डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। यानी ये सब कैसे हैं? हरे रंग के, ठीक है। अब क्या होगा? ये मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और अब हमारे सूर्य से क्या होगा? यहां से किरणें जाएंगी जो सीधी जाके किस पे पड़ेंगे? इस हरे रंग वाले पार्ट से। यानी सूर्य की किरणें यानी कि प्रकाश जाके सीधा किस पर पड़ रहा है? पत्तियों पर। पत्तियां वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उठा लेंगी और जड़ें यहां से H2 यानी जल उठा लेंगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर ये रिएक्शन करते हैं और फलस्वरूप इनके द्वारा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है और कुछ मात्रा में जल को भी छोड़ा जाता है। इस अभिक्रिया को अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अर्थात इसमें किसकी उपस्थिति में काम हो रहा है? ये प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन ये काम करवा कौन रहा है? क्लोरोफिल की सहायता से। तो क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपने लिए क्या बनाना? भोजन बनाना, यानी ग्लूकोज का क्या करना? निर्माण करना। इसी अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? ठीक है, हरी पौधे की पत्तियां जिन्हें कहते हैं अपन क्लोरोफिल। तो आप आशा करता हूं समझ में आएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा से अपने लिए क्या बनाना? भोजन बनाना। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में कोशिका का सबसे मुख्य अंग होता है सबसे बीचों बीच, जिसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब मैं केंद्रक को यहां से हटा देता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है आपको। तो हमारा जो 10वां पॉइंट है वो है केंद्रक, ठीक है। केंद्रक को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसके बीचों बीच में जस्ट एक काला सा धब्बा यानी सेंटर होता है जिसे अपन न्यूक्लियस ही कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियन कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस कहते हैं उसको, या न्यूक्लियस कहते थे, बीचों बीच वाला। इसके अंदर फिर बीचों बीच ऐसे कुछ धागे नुमा संरचना फैली रहती है जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर क्या मौजूद होते हैं? गुणसूत्र, ठीक है। और गुणसूत्र पर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। यानी गुणसूत्र पर क्या लगे रहते हैं? जीन्स बने। और जीन्स जो होते हैं वो हमारे डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और ये अपने लक्षणों को डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। यानी आनुवांशिक नियम किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा। इसलिए जीन्स जो होती है वो आनुवांशिकता की इकाई कहलाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी आज की क्लास, ठीक है। इस क्लास को मैं कल बढ़ाऊंगा आगे के लिए, कल आप इस क्लास को आगे पढ़ना। कल इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरा।